नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का आज ये चौथा लेक्चर होने वाला है और आज जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो है गवर्नर और गवर्नर जनरल। बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे और साथ ही साथ जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इनके बारे में डिटेल्स में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार बंगाल के नवाबों के बारे में डिस्कस किया और किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर आधिपत्य किया था, बंगाल पर अधिकार किया था। और जब इन्होंने बंगाल में अधिकार कर लिया है तो अब इन्होंने क्या किया, बंगाल में गवर्नर और गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। तो इनके बारे में डिटेल्स जानेंगे आज, और इसका नोट्स डिटेल्स में मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। बंगाल के गवर्नरों के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पे गवर्नर इसलिए बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि एक तो इसने कई युद्ध जिताए थे अंग्रेजों को और साथ ही काफी अनुभवी भी था। रॉबर्ट क्लाइव पहले एक क्लर्क था, बाद में सेनापति बनता है, और जब फ्रांसीसी और आंग्ला यानी अंग्रेजों के मध्य संघर्ष बढ़ता है तो एक समय ऐसा था कि फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था और अंग्रेज पराजित हो रहे थे। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे युद्ध में शामिल होता है तो अंग्रेज एक नई शक्ति के रूप में उभरता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दूसरे लेक्चर में। और फिर प्लासी के युद्ध में 1757 में भी सिराजुद्दौला के सामने इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और उसके बाद ये बन जाता है बंगाल का गवर्नर। 1757 से लेकर 1760 तक ये रहा बंगाल का गवर्नर, और ये है बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद दूसरा गवर्नर बनता है बेंजीटार्ट, जो कि 1760 से लेकर 1765 तक गवर्नर रहा बंगाल का। और इसके काल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था और इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद पुनः यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों गवर्नर बन के आता है 1765 से लेकर 1767 तक ये दोबारा बंगाल का गवर्नर बनता है। तो इसी समय इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। द्वैध शासन लागू किया था बंगाल में। किसने किया था बंगाल में द्वैध शासन लागू, तो वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। यानी शासन अब कौन कर रहे थे, कंपनी। एक तरफ से कंपनी शासन कर रही थी, एक तरफ से नवाब शासन कर रहा था। राजस्व संबंधी मामले, सेना संबंधी मामले, विदेशी संबंधी मामले ये किसने देखने थे, कंपनी ने देखने थे। जबकि जो प्रशासनिक मामले थे, जो नियंत्रण था स्टेट पे, प्रांत पे, वो किसका था, नवाब का था। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था। तो द्वैध शासन किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था बंगाल में। इलाहाबाद की संधि किसने, इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट और अवध नवाब के मध्य रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी 1765 में। और जब ये इंग्लैंड जाता है दोस्तों, तो इंग्लैंड जाकर ये आत्महत्या कर लेता है। तो वो कौन सा गवर्नर था जिसने इंग्लैंड जाकर आत्महत्या की थी, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद गवर्नर बनता है हैरी वेरलस्ट 1767 से लेकर 1669 तक। और इसके बाद जॉन कार्टियर ये बनता है गवर्नर 1769 से लेकर 1762 तक। और इसके समय हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 1769 तक लड़ा गया था। तो हैरी वेरेलस्ट और जॉन कार्टियर के समय हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और फिर
69 में एक संधि होती है अंग्रेजों और मैसूर के मध्य, मद्रास की संधि। और इस मद्रास की संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? जॉन कार्टर के शासनकाल में। 1770 में दोस्तों, 1770 में बंगाल में एक अकाल पड़ गया था। आधुनिक भारत का एक प्रथम अकाल था बंगाल में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बंगाल एक काफी धनी प्रांत था, लेकिन 1770 में ऐसा क्या हो जाता है कि बंगाल में अकाल पड़ जाता है और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसका कारण था, एक तो यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी ने अपनी द्वैध शासन की नीति अपनाई, और इस द्वैध शासन के कारण क्या हुआ कि बंगाल का नवाब, उसके पास पैसा ही नहीं आ रहा था, तो उसने फिर प्रशासन कैसे संभालना था, क्योंकि जो राजस्व पर पूरा अधिकार किसका था? कंपनी का था। वही देखती राजस्व मामले, सैनिक मामले, विदेशी मामले। तो जिस कारण यहाँ पे व्यापार ठप हो गया, और इस कारण बंगाल में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया 1770 में। और इसी कारण इन्हें बाद में द्वैध शासन अब समाप्त करना पड़ेगा, और वो द्वैध शासन समाप्त करता है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो कि जॉन कार्टर के बाद यहाँ पे बंगाल का गवर्नर बनता है। अभी ये गवर्नर है, ठीक है, ये गवर्नर जनरल नहीं है। अभी 1772 से लेकर 1773 तक वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनता है, और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग, क्योंकि ये अब आगे क्या बनेगा? गवर्नर जनरल बनेगा। वारेन हेस्टिंग के समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जब ये गवर्नर था, अभी ये गवर्नर है, तो एक तो इसने द्वैध शासन समाप्त किया। द्वैध शासन इसने कब समाप्त किया था? जब ये गवर्नर था। और इसके समय आता है फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था वो मैं आपको पॉलिटी में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने जितने भी एक्ट और जितने भी अधिनियम थे ब्रिटिशर्स के 1947 से पहले के, वो हमने डिटेल्स में डिस्कस किए थे, तो वहां पर भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहाँ पर जो इसका काम है रेगुलेटिंग एक्ट का, मैं आपको बता देता हूँ कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर था वो बनाया गया गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर के पद को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस प्रकार से 1773 के बाद अब यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर है ये होंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। इसका मतलब वारेन हेस्टिंग क्या है? बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जो रहे बंगाल के वो इतने ही रहे, और द्वैध शासन गवर्नर रहते हुए वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो जो यहाँ पे एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसके अनुसार उसमें यह प्रावधान था कि जो बंगाल का गवर्नर है अब उसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और अभी तक मद्रास और जो अन्य प्रांत थे मुंबई, उनके भी अपने अपने क्या हुआ करते थे? उन प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन अब इन सबका एक ही गवर्नर है, वो है गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल में बैठता है। तो केंद्रीकरण की नीति यहाँ पे इसके माध्यम से अपनाई गई थी। वारेन हेस्टिंग जो कि प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का 1772 से लेकर 1785 तक, यहाँ पे आप 73 लिखे, 73 से लेकर, ठीक है, 1773 से लेकर 1785 तक ये रहता है वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसके समय आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1774 में इसी एक्ट के प्रावधान में था उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश था, जो कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। वारेन हेस्टिंग जो कि बंगाल का पहला गवर्नर था दोस्तों, इसने रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की यहाँ पे, और कलेक्टर का पद इसने सृजित किया। तो प्रश्न बनता है कि बंगाल में कलेक्टर का पद किसने सृजित किया? तो वो था वारेन हेस्टिंग। रेवेन्यू बोर्ड की इसने स्थापना की, और साथ साथ 1781 में इसने मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसा खोला था बंगाल में। फिर से उसके बाद राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता इसने स्थानांतरित किया, और पिट्स इंडिया एक्ट आता है इसके शासन में 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था? उसमें जो व्यापारिक कार्य थे कंपनी के और राजनीतिक मामले थे, उनको दो अलग अलग विभागों को दे दिया गया।
और पिट्स इंडिया एक्ट का वारेन हेस्टिंग क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण जब ये इंग्लैंड जाता है तो वहां पर इसके ऊपर महाभियोग भी चलाया जाता है। तो बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिस पर इंग्लैंड में महाभियोग यानी मुकदमा चलाया गया था वो था वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का विरोध किया था। ये एक्ट क्या है ये मैंने आपको अलग से बता रखा है पॉलिटी वाले लेक्चर में, तो उसको आप जरूर देख लें। अब इसने अपनाई दोस्तों रिंग फेज नीति। प्रश्न आता है कि रिंग फेज नीति किसने अपनाई, तो ये अपनाई थी वारेन हेस्टिंग ने। क्या होती है ये रिंग फेज नीति, इसको समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। रिंग फेज नीति, इसमें एक ये बफर जोन बनाते थे, जैसे ये है, ये ब्रिटिश जो अधिकृत सीमा है, यानी ये क्या है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये क्षेत्र है। अब यहाँ पे ब्रिटिश मतलब रिंग फेज नीति के अनुसार या रिंग फेज नीति के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि जो इनकी सीमा थी उसको कभी शत्रु सीमा के पास नहीं जाने दिया, मतलब शत्रु की सीमा से साझा नहीं किया। जैसे यहाँ पे कोई दुश्मन है तो इन्होंने क्या किया कि जो इस बीच एक अन्य प्रांत है या अन्य राज्य है इसके साथ समझौता किया, इसको अधिकार नहीं किया इस पे। अगर इस पे अधिकार कर लेते तो इनकी सीमा यहाँ तक हो जाती थी और तब इनकी सीमा सीधे शत्रु सीमा के साथ साझा हो रही थी। तो इन्होंने इससे बचने के लिए, क्योंकि अगर इनकी सीमा यहाँ तक होती तो शत्रु सीधे इन पर आक्रमण करता और इनका कहीं ना कहीं उनको युद्ध करना पड़ता और इनको नुकसान झेलना पड़ता। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने एक बफर जोन बनाया और अपने जितने भी पड़ोसी प्रांत थे, पड़ोसी राज्य थे, उनके साथ संबंध रखे और उनके साथ वहां पर एक अंग्रेजी सेना स्थापित की। यहाँ पे एक अंग्रेजी सेना प्रत्येक प्रांत में स्थापित कर ली और जो ये सेना थी अंग्रेजों की सेना, इनको वेतन कौन देते थे, वही उनके पड़ोसी जो प्रांत होते थे, जो उनके पड़ोस में होते थे राज्य। अब जो दुश्मन आएगा तो वो किस पे अटैक करेगा, वो इन पे अटैक करेगा और अंग्रेज सेना यहाँ पे पहले ही दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है और इस अंग्रेज सेना को वेतन कौन दे रहा है, वो स्वयं प्रांत। तो कुल मिला के जो अंग्रेज वो अपने आप एक बफर जोन में रह गए, इस जोन में रह गए, ये बिल्कुल सुरक्षित रह गए। आक्रमण जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो डायरेक्ट इन पे नहीं कर रहा है, बल्कि इनके जो संबंधी राज्य है उन पे कर रहा है और उस संबंधी राज्य को ये क्या करते थे, मदद करते थे। तो ये थी दोस्तों रिंग फेज नीति। एक रिंग बना दी इन्होंने, एक बफर जोन बना दिया और अपने स्वयं के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसियों की सीमा की रक्षा की। इन्होंने प्रत्येक पड़ोसी के वहां अपने एक सेना स्थापित की और उस सेना का खर्चा कौन देता, वही उनका पड़ोसी राज्य देता था। तो इसी को कहा गया है रिंग फेज नीति, जो कि वारेन हेस्टिंग ने शुरू की थी और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और 1813 तक ये नीति चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद जो सहायक संधि आएगी वेलेजली के द्वारा, वो इसी रिंग फेज नीति का क्या है, विस्तृत रूप है, इसी में विस्तार किया जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग के बारे में दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। वारेन हेस्टिंग के समय कुछ युद्ध भी हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर और 1782 तक, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, ये किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? सालबाई की संधि, सालबाई की संधि जो कि हुई थी 1782 में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये मंगलोर की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था 1784 में। तो ये दोनों संधियां किसके शासनकाल में हुई? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित कई बार एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और उम्मीद करते हैं कि वारेन हेस्टिंग के बारे में आपको सभी जो चीजें मैंने आपको बताई है वो समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक ये क्या रहा? बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और 1805 में ये गवर्नर जनरल बनकर पुनः भारत आता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। और वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि 1805 में जब ये दोबारा गवर्नर जनरल बनकर आता है तो 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको यहीं दफनाया जाता है।
इसके बारे में महत्वपूर्ण जो भी इसने कार्य किए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया। क्या था एक कॉर्नवालिस कोड? तो इसमें शक्तियों को पृथक पृथक बांटा गया, यानी शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित। तो प्रश्न भी बनता है कि शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत तो वो दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसने क्या किया कि जिला स्तर पर अधिकारियों को मतलब अलग राज्यों के अधिकारी रखे, जो सेनापति थे, जो सेना के अधिकारी थे उनको अलग रखा। तो इसने शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत अपनाया कॉर्नवालिस कोड के अंतर्गत 1793 में। 1793 में दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की पद्धति भी लागू की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये क्या थी? तो इसके अंतर्गत 20 वर्ष के लिए भूमि का मालिक जो होगा वो जमींदार होगा। भूमि का मालिक अगले 20 वर्ष के लिए कौन होगा? जमींदार होगा। और प्रत्येक वर्ष निश्चित समय अवधि में उसको क्या करना पड़ेगा? निश्चित समय में राजस्व देना होगा अंग्रेजों को। और अगर वो राजस्व नहीं देता है निश्चित समय पर तो उस पर एक कानून लगेगा, सूर्यास्त कानून। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्यास्त कानून का संबंध किस भू बंदोबस्त से है, ये एक बार प्रश्न पूछा गया है। सूर्यास्त कानून तो ये है स्थायी बंदोबस्त से। सनसेट लॉ, यदि जमींदार समयावधि के दिन सूर्यास्त से पहले राजस्व जमा करने में नाकाम रहता है तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो ये था सूर्यास्त कानून, यानी सूर्यास्त से पहले जमींदार को राजस्व देना होता था। अगर वो नहीं देता तो उसकी जमीन को जब्त कर लिया जाता था। तो ये स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन जो स्थायी बंदोबस्त की योजना है दोस्तों, योजना किसने बनाई है? ये क्योंकि प्रश्न तो यही बन सकता है। तो ये योजना बनाई थी जॉन सॉर ने। जॉन सॉर, तो ये भी आपको नोट करना है। प्रत्येक टॉपिक दोस्तों मैं आपको काफी डिटेल्स में यहाँ पे बता रहा हूँ क्या, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इनको डिटेल्स में आपको नोट्स बनाना है और नोट्स स्वयं बनाने की आपको कोशिश करनी है। तो तभी जाके आप अच्छे नोट्स बना पाओगे और अच्छे से जो आपकी पकड़ है हिस्ट्री में मजबूत हो पाएगी। उसके बाद इसने दोस्तों सिविल सेवा व पुलिस व्यवस्था का इसको जनक भी माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक या सिविल सेवा का जनक और पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। और इसके समय जिले के जो समस्त अधिकार थे वो जिला कलेक्टर के हाथों में चले गए थे। इसने 4 प्रांतीय अदालतें भी स्थापित की थी। कहां कहां? तो कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। इन 4 प्रांतों में इसने 4 प्रांतीय अदालतें स्थापित की थी। कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। कंपनी कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर इसने रोक लगाई थी। और कॉर्नवालिस पुनः जो कि 1805 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, लेकिन शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि है वो है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जब ये दोबारा गवर्नर जनरल बनकर आया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल की ओर। नेक्स्ट है सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर ये 1793 से लेकर 1798 तक गवर्नर जनरल रहा बंगाल का। अभी हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके शासन के जो महत्वपूर्ण इसने कार्य किए, इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप यानी किसी अन्य जो इसके पड़ोसी राज्य हैं या जो अन्य राज्य हैं उनके साथ हस्तक्षेप नहीं करना, कम से कम करना। तो कम से कम हस्तक्षेप की नीति यानी हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो सर जॉन सॉर ने 1793 से लेकर 98 तक ये गवर्नर जनरल रहा। और एक समय मराठों और निजाम के मध्य खरदा की लड़ाई होती है 1795 में, जिसमें निजाम बुरी तरह पराजित हो जाता है और जीत किसकी होती है? मराठाओं की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक। अब देखो इसके जो प्रमुख कार्य हैं देख लेते हैं।
लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की। अब ये सहायक संधि क्या है, इसको पहले आप समझो। सहायक संधि, सहायक संधि जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि सहायता करने के लिए। अभी लग तो ऐसा रहा है कि सहायता करने के लिए, लेकिन इसका पूरा पूरा फायदा कौन उठाते थे? अंग्रेज उठाते थे। इस सहायक संधि के अनुसार भारतीय शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, यानी ब्रिटिश रेजिमेंट अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, और गवर्नर जनरल से सलाह लिए बिना दूसरे भारतीय शासक से वो वार्ता नहीं कर सकता था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने ये सहायक संधि नहीं मानी? तो वो था टीपू सुल्तान। तो इसलिए उस समय टीपू सुल्तान शायद एकमात्र शासक रहा होगा इस समय जो युद्ध में मारा जाता है। बाकी जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी इनके प्रांत थे, जितने भी राज्य थे, जितने भी शासक थे, उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो सहायक संधि मैंने आपको बता दी है कि भारतीय शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, और साथ ही साथ उस सेना का खर्चा कौन उठाता था? उस सेना को वेतन कौन देता था? स्वयं वो शासक, ब्रिटिश नहीं देते थे। तो कहीं ना कहीं अब देखो, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि इनकी सेना तो बढ़ती गई और इन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो इनकी सेना है वो दूसरे शासक के राज्य में है, और जो बाहरी दुश्मन है वो अगर आक्रमण करेगा तो इनकी सीमा पे नहीं करेगा, बल्कि जो इनके अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं उन पर आक्रमण करेगा, और उनसे मुकाबला करने के लिए इनकी सेना तैयार है। और उस सेना को वेतन भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वेतन कौन दे रहा है? पड़ोसी राज्य दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि यह रिंग फीज नीति का विस्तृत रूप है सहायक संधि। तो सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब देखो, सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे? तो हैदराबाद 1798 में, हैदराबाद का निजाम जिसने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, सहायक संधि में वो शामिल हुआ था 1798 में, हैदराबाद का निजाम। मैसूर 1799, मैसूर का जो शासक था वो था टीपू सुल्तान। लेकिन मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था कि मुझे युद्ध में मरना मंजूर है, लेकिन मैं सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तो इसलिए जो टीपू सुल्तान था वो 1799 में युद्ध में मारा जाता है, आंग्ल मैसूर युद्ध में। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे अभी। और उसके बाद जब वो मारा जाता है तो फिर 1799 में ये क्या करते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर को सहायक संधि में मिला देते हैं, यानी अपने उसमें विलय कर देते हैं। फिर तंजौर 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशवा जो मराठा पेशवा थे इसने भी 1801 में सहायक संधि में शामिल हुए थे। सिंधिया 1803 में सहायक संधि में शामिल हुए थे। तो सहायक संधि में शामिल होने वाले जो राज्य थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद इसके शासनकाल में दोस्तों होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके शासनकाल में होता है। इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। क्यों की थी? देखो, सबसे पहले तो 1800 ईस्वी में की थी इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। नागरिक सेवा में भर्ती युवकों को प्रशिक्षण हेतु इसने एक कॉलेज स्थापित किया था। अब देखो, जैसे आजकल होता है यूपीएससी का एग्जाम होता है और उसके बाद उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, जो कि नागरिक सेवा में भर्ती युवक हैं उनको उस समय वो बिना एग्जाम देके भर्ती होते थे। अब इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए ये कॉलेज यहाँ पे स्थापित किया गया था 1800 ईस्वी में। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था, तो वह गवर्नर जनरल जो कि स्वयं को बंगाल का शेर कहता था वो था वेलेस्ली। अब इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना यह है दोस्तों कि इसने समाचार पत्रों पर सेंसर लगाया था। समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 इसके कार्यकाल में जारी हुआ था और इसके माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे लागू किया और सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगाया था। समाचार पत्रों पर सेंसर लगाया। अब इस सेंसर का मतलब क्या होता है? जैसे सेंसर बोर्ड होता है, फिल्मों में आपने सुना होगा सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी, यानी फिल्में सही है या नहीं है, क्या उनमें कुछ गलत तो नहीं है, तो उस फिल्मों को पहले सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाता है, फिर वो मंजूरी देता है कि इसमें कोई भी ऐसा गलत वो नहीं है। तो उसी प्रकार समाचार पत्रों को अब पहले जो उसके स्वामी होते थे या संपादक या मुद्रक, उसका नाम उन्हें स्पष्ट रूप से देना होता
समाचार पत्र में अंकित करके, और इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों को प्रकाशन से पूर्व सरकार के सचिव के पास भेजा जाना था प्रत्येक्षण के लिए। तो फिर वो सचिव उसको देखता कि क्या सरकार के जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उसके खिलाफ तो कुछ ज्यादा नहीं लिख दिया है समाचार पत्र में, और अगर ऐसा होता तो वो उन पर क्या कर देता था, बैन लगा देता था। तो समाचार पत्रों पर सेंसर सर्वप्रथम किसने लगाया? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली के कार्य में ये सब महत्वपूर्ण कार्य हुए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर जॉर्ज बालो के शासनकाल की। सर जॉर्ज बालो 1805 से लेकर 1807 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, और इसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं 1806 की वेल्लोर सिपाही विद्रोह, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी का परिणाम भी था जो बाद में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसकी एक झलकी थी ये। अब कैसे थी ये देखो, 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह होता है। अब ये वेल्लोर सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में हुआ, ये आपको कैसे याद रखना है। देखो, जॉर्ज वार्लो से निकल रहा है वेल्लो, तो वार्लो के शासनकाल में हुई थी वेल्लोर की सिपाही विद्रोह घटना। क्या था ये वेल्लोर सिपाही विद्रोह और क्यों हुआ था? तो इसका जो कारण था, इसका कारण था दोस्तों तत्कालिक सिपाही वस्त्र संहिता। यानी ब्रिटिशर्स ने कहा था सिपाहियों को कि उन्हें एक ड्रेस दी थी ब्रिटिशर्स ने, और उस ड्रेस कोड के मुताबिक जो हिंदू सिपाही थे वो तिलक नहीं लगा सकते थे, और जो मुस्लिम सैनिक थे उन्हें दाढ़ी काटने का हुक्म दिया था। यानी धर्म पर चोट की गई यहाँ पे। तो इसका सिपाहियों ने विरोध किया, और जो मद्रास के उस समय, क्योंकि ये मद्रास में हुआ था ये विद्रोह, वेल्लोर कहाँ है वर्तमान में? तमिलनाडु में है, जो कि पहले मद्रास में हुआ करता था। तो उस समय मद्रास का था, और अभी ये तमिलनाडु में स्थित है। और उस समय मद्रास सेना का कमांडर इन चीफ कौन था? वो था सर जॉन क्रेडॉक। जॉन क्रेडॉक उस समय क्या था? मद्रास सेना का कमांडर इन चीफ था। तो इसने भारतीयों द्वारा पहने जाने वाली टोपी के समान एक गोरी टोपी पहनने का आदेश दिया था इस ड्रेस कोड के मुताबिक सैनिकों को। लेकिन वो जो टोपी थी, वो जो ड्रेस कोड था, वो क्या था? वो चमड़े का भी बना हुआ था। तो इसलिए सिपाहियों ने इसका विरोध भी किया था। तो फिर वेल्लोर में 83वीं रेजिमेंट थी, 83वीं रेजिमेंट। इसने 69वीं रेजिमेंट के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, लगभग 14 ब्रिटिश अधिकारी और 115 अंग्रेज सैनिक थे, इनकी हत्या कर दी, इनको मार डाला। और बाद में फिर जो 83वीं रेजिमेंट के सैनिक थे इसमें शामिल थे, उनको भी गोली मार उनकी भी हत्या कर दी गई ब्रिटिश सैनिक के द्वारा। तो उनको भी दंड दिया गया, उनको भी हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 1857 की एक झलकी, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो भी कहीं ना कहीं जो सैन्य विद्रोह हुआ, तो वो भी कहीं ना कहीं जो चर्बी लगी थी बंदूक में उसके कारण हुआ था। और यहाँ पर जो ये वेल्लोर विद्रोह हुआ, ये भी धर्म के ही कारण हुआ है, धर्म में दखल देने के कारण। तो वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ, ये किसके काल में हुआ? सर जॉर्ज वार्लो के कार्यकाल में। और इसके समय एक राजपुर घाट की संधि होती है 1805 में अंग्रेजों के मध्य और यशवंत राव होलकर के मध्य। तो जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में यही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे लॉर्ड मिंटो प्रथम। अब यहाँ पे हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया हूं कि सर जॉर्ज वार्लो जब बंगाल का गवर्नर जनरल है, और वेल्लोर उसमें मद्रास में था। तो मद्रास में जब ये घटना होती है तो मद्रास का गवर्नर कौन है इस समय? तो मद्रास का जो गवर्नर है वो है इस समय विलियम बेंटिक, क्योंकि यही विलियम बेंटिक प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनेगा बाद में। तो मद्रास का इस समय गवर्नर था। तो हम बात करेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। देखो, मिंटो दो हैं, ठीक है। एक मिंटो द्वितीय है, वो तो वायसराय है, और ये है लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। 1807 से लेकर 1813 तक ये गवर्नर जनरल रहा। इसके शासनकाल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, और इस संधि के मुताबिक सतलज नदी को सीमा माना गया था
ये रणजीत सिंह की सीमा थी, रणजीत सिंह की सीमा, यानी पंजाब शासक थे रणजीत सिंह। ये सतलज नदी की इस पार उनकी सीमा थी और सतलज नदी के इस पार अंग्रेजों की सीमा थी। तो ये अमृत संधि के माध्यम से सतलज नदी को सीमा माना गया था। और इसीलिए जो रणजीत सिंह थे और ब्रिटिशर्स थे उनके मध्य उस समय युद्ध नहीं हुए थे। और जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फिर होता है आंग्ल सिख युद्ध। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो फैक्ट, वो है लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय चार्टर एक 1813 पास हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको पॉलिटी वाली फर्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बता दिया है, तो उसको आप वहां डिटेल्स में देखें। नेक्स्ट यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल रहा। इसके समय हुआ आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर 1816 तक चला। और आंग्ल नेपाल युद्ध की जो समाप्ति होती है वो होती है संगोली की संधि या सुगोली की संधि के परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप सुगोली की संधि जो कि होती है 1816 में। तो सुगोली की संधि 1816 के कारण इसके फलस्वरूप फिर आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया था 1817 से लेकर 1818 के मध्य। लेकिन इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। क्योंकि इससे पहले तो पेशवा के मध्य इनकी संधि हो गई थी, मराठों के साथ इनकी संधि थी, लेकिन अचानक फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसलिए हो जाता है क्योंकि अंग्रेजों ने पिंडारियों का दमन किया था। और जो ये पिंडारी थे ये मराठा सैनिक ही थे, मराठाओं की ओर से युद्ध लड़ते थे। तो इसलिए यहाँ पे पिंडारियों का दमन करने के कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी शुरू हो जाता है 1817-18 में। किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। और इस युद्ध में मराठा बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, मराठा साम्राज्य का विलय कर दिया जाता है और पेशवा का पद भी समाप्त हो जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण। उसके बाद इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में इसके शासनकाल में मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की थी। देखो ब्रिटिश काल में हमें तीन महत्वपूर्ण भू व्यवस्था देखने को मिलती है। एक है स्थायी बंदोबस्त, एक है रैयतवाड़ी और एक है महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी 1793 में। और ये लगभग ब्रिटिश क्षेत्र के 19% क्षेत्र पर ये लागू थी। 20 वर्ष के लिए मालिक जो होता वो जमींदार होता भूमि का, और अगर वो उसको एक निश्चित समय के उसमें समय अवधि में राजस्व देना होता। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उस पर लगता था सूर्यास्त कानून और उसकी भूमि छीनी जाती थी। फिर आती है रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी में भूमि का जो मालिक होता था वो किसान होता था, और किसान राजस्व सीधे किसको देता था? कंपनी को देता। देखो यहाँ तो किसान और कंपनी के बीच कौन है? जमींदार है स्थायी बंदोबस्त में। जबकि रैयतवाड़ी में जो मालिक जो जमीन का मालिक है वो कौन है? किसान है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में किसने लागू की थी? मुनरो ने 1820 में। और सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की थी। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। तीसरे यहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था, महाल क्या होता? गांव का समूह होता, यानी जो भूमि का मालिक होगा वो गांव का समूह होगा। और इसकी शुरुआत की थी, या इसका श्रेय जाता है हॉल्ट मैकेजी को। तो ये तीन भू व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है ब्रिटिश काल में। तो 1820 में मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। उसके बाद 1822 में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था इसके काल में। तो ये इसके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जॉन एडम। जॉन एडम ये 1829 में यहाँ पे ये वो हो गया, टाइपिंग गलत हो गया, 1823 जॉन एडम ये बनता है गवर्नर जनरल 1823 में। लेकिन ये दोस्तों क्या था? कार्यवाहक गवर्नर जनरल, कार्यवाहक गवर्नर जनरल। लेकिन ये था तो कार्यवाहक जनरल, इसका कार्यकाल भी बहुत ही सूक्ष्म था, बहुत छोटा था। लेकिन इसके काल की एक इतनी इंपॉर्टेंट घटना है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, और वो है
भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध। भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगा दिया है? जॉन एडम्स ने 1823 में। और प्रतिबंध इसने ऐसा लगाया, इसका मानना था कि बिना अनुज्ञप्ति लिए कोई भी प्रेस की स्थापना नहीं कर सकता है, उसका उपयोग दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? जॉन एडम्स ने 1823 में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से लेकर 1828 तक बंगाल का गवर्नर जनरल है ये। इसके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? तो एक तो इसके समय पहला आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 और 1826 के मध्य, और इसी आंग्ल बर्मा युद्ध के कारण होता है दोस्तों बैरकपुर सैन्य विद्रोह 1824 में। पहले इसको समझ लेते हैं कि बैरकपुर सैन्य विद्रोह क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। जैसे ही 1824 में शुरू होता है आंग्ल बर्मा युद्ध, तो ब्रिटिशर्स द्वारा बंगाल सेना की नेटिव इन्फेंट्री की 26वीं, 47वीं और 62वीं, देखो बटालियन आपको याद रखनी है, यहीं से प्रश्न बनता है। 26वीं, 47वीं और 62वीं बटालियन ये बंगाल की है, ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की, नेटिव इन्फेंट्री की 26वीं, 47वीं और 62वीं बटालियन को चटगांव तक मार्च करने और वहां से जहाजों पर सवार होकर अक्टूबर 2024 में एंग्लो बर्मा युद्ध यानी आंग्ल बर्मा युद्ध में भाग लेने के लिए इन्हें कहां जाना था? इन्हें जाना था रंगून। आंग्ल बर्मा युद्ध में भाग लेने के लिए इन्हें रंगून जाना था, यानी इन्हें समंदर पार जाना था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि भारतीय सैनिकों ने समुद्र के रास्ते रंगून जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय ये मान्यता थी भारत में, जो उच्च जाति के लोग थे भारत में, उनके द्वारा ये मान्यता थी कि समुद्र के रास्ते नहीं जाना होगा, वो काला पानी है, और समुद्र पार जाने से मना कर रहे थे उसको। क्या मान जाता था? अपशकुन माना जाता था उसको, उसकी मान्यता नहीं थी धर्म में। तो इसलिए ये भी एक कहीं ना कहीं धार्मिक कारण बन गया है विद्रोह का। फिर लगभग 1-2 नवंबर 1824 को पहले सेना ने लगातार मांग की। एक तो इनके पास जब ये वहां जाते हैं, पहले मार्च करने के लिए जाते हैं चटगांव, तो इनके पास बैलगाड़ी नहीं थी, उसकी मांग की इन्होंने, और इसके इन्होंने विरोध किया कि हम समुद्र पार नहीं जा सकते, लेकिन जबरदस्ती इनको वहां पे भेजा जाने लगा। तो फिर 1-2 नवंबर 1824 का दिन आता है, और इस दिन बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 47वीं रेजिमेंट ने सैनिक विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व वो किया था बिंदा तिवारी ने। बिंदा तिवारी एक सैनिक हुआ करते थे इसमें, तो बिंदा तिवारी ने इस बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बिंदा तिवारी के नेतृत्व में। 47वीं रेजिमेंट, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 47वीं रेजिमेंट इसमें शामिल थी। तो प्रश्न एक बार ये पूछा गया है कि जो 1824 का बैरकपुर सैन्य विद्रोह है वो किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? तो 47वीं रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व किया बिंदा तिवारी ने। तो ये इसका कारण क्या था? आंग्ल बर्मा युद्ध में रंगून में इनको भेजा जाना था समंदर पार। और 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के मध्य यानी जो आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हो जाता है, तो वो इस संधि के माध्यम से समाप्त होता है, यानडूब की संधि। ये 1826 में हुई, और इस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड एमहर्स्ट। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। अब देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि अभी ये क्या है? ये है बंगाल के गवर्नर। तो ये है बंगाल का अंतिम गवर्नर। और अब आता है एक दूसरा एक्ट, और ये है 1833 का एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता रखी है। इंडियन पॉलिटी का जो आजकल सीरीज चल रही है उसके फर्स्ट लेक्चर में सभी एक्ट और सभी अधिनियमों के बारे में चर्चा की है। लेकिन यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था
उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो अब यहाँ से हम जो भी यहाँ पे गवर्नर जनरल है वो कहाँ के गवर्नर जनरल है, वो बंगाल के नहीं बल्कि भारत के गवर्नर जनरल है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और ये था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ही क्या है, भारत का गवर्नर जनरल है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। 1803 में, इससे पहले ये मद्रास का गवर्नर था। जब वेल्लोर विद्रोह हुआ था मद्रास में, तो उस समय वहां का गवर्नर कौन था, 1803 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही था। 1833 में ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इसके समय इसके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिसके लिए इसको आज भी दोस्तों याद किया जाता है। एक तो सती प्रथा की समाप्ति हुई थी 1829 में। राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। कर्नल श्रीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। और शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है और 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन भी किया जाता है। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उसकी कुछ महत्वपूर्ण जो इसने निर्णय लिए थे, तो उसके लिए उसको आज भी याद किया जाता है। समाज सुधार के उसमें इसने बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक निर्णय लिए थे। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है भारत का गवर्नर जनरल, वो है चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ 1835 से लेकर 1836 तक ये रहा भारत का गवर्नर जनरल। और चार्ल्स मेडकॉफ ने प्रेस से नियंत्रण हटाया था। अब देखो, प्रेस पर नियंत्रण किसने लगाया था वो मैंने आपको बताया, जॉन एडम्स के द्वारा। जॉन एडम्स के द्वारा, जो कि कार्यकारी गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा प्रेस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन फिर गवर्नर जनरल बनता है भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स मेडकॉफ, और उसने प्रेस से नियंत्रण हटा दिया। तो इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इसके कार्यकाल में एक ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसका भी छोटा कार्यकाल था, और इस घटना को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेडकॉफ को। नेक्स्ट यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक। तो इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 1842 के मध्य, और कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की इसने मरम्मत करवाई थी। इस रोड का जो निर्माण कराया गया था शेरशाह सूरी द्वारा, और इस रोड की मरम्मत किसने की, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। इसी के समय दोस्तों भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड एलिनबरो 1842 से लेकर 1844 तक। तो इसके समय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है। प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध था वो समाप्त होता है, और अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। तो प्रश्न बनता है कि सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कब किया गया, 1843 में। और 1843 में ही दास प्रथा का उन्मूलन किया गया लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत किसने की, तो वो भी एलिनबरो ने की। जो रविवार आज आपको छुट्टी देखने को मिलती है रविवार में, प्रत्येक रविवार को, तो उसकी शुरुआत ही वो किसकी देन है, लॉर्ड एलिनबरो की। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 1848 तक। पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है, क्योंकि अब यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जिनका निधन हो चुका है, और जो सिख साम्राज्य वो बिखर चुका है, अपने पतन की ओर है, तो इसलिए यहाँ पे पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845-46 में, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। और फिर संधि होती है, क्योंकि प्रत्येक युद्ध के बाद अंग्रेज क्या कर देते थे, संधि कर देते। तो लाहौर की संधि हुई पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद, और इस संधि के फलस्वरूप ये युद्ध समाप्त हुआ 1846 में।
इसने नरबली प्रथा पर रोक लगाई। देखो, दास प्रथा पर रोक लगाई लॉर्ड एलनबरो ने, नरबली प्रथा पर रोक लगाई लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का जो गवर्नर जनरल वो है लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से बहुत प्रश्न बनते हैं, क्योंकि एक तो इसका शासनकाल काफी लंबा था और इसके शासनकाल में एक तो इसने विस्तारवादी नीति अपनाई और बहुत सारे कार्य किए इसने अपने शासनकाल के दौरान। तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं वो इसी से बनते हैं, लॉर्ड डलहौजी से। तो क्या क्या इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं डिटेल्स में। इसने 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की। अभी इनाम कमीशन क्या है? तो इस इनाम कमीशन का उद्देश्य था दोस्तों कर रहित भूमि संपत्तियों का पता लगाना, यानी जो कर नहीं दे रहे हैं, ऐसे भूमि मालिक जो कर नहीं दे रहे हैं, तो उस भूमि का पता लगाना और उन भूमि को जब्त करना। तो इसका मूल उद्देश्य ही यह था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। उसके फलस्वरूप इसने एक नीति भी अपनाई, राज हड़प नीति। देखो, इनाम कमीशन भी इसका एक छोटा रूप हम कह सकते हैं कि इसने भूमि को हड़पने के लिए, भूमि को जब्त करने के लिए इनाम कमीशन की स्थापना की 1852 में। और अब संपूर्ण राज्य को ही हड़प करने के लिए, राज्य को ही अधिकार करने के लिए इसने एक राज्य हड़प नीति भी चलाई। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, राज्य हड़प नीति क्या थी। राज्य हड़प नीति को दोस्तों गोद निषेध प्रथा भी कहा जाता है, गोद निषेध प्रथा, और साथ साथ इसे व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं। तो अब अगर प्रश्न बनता है कि व्यपगत सिद्धांत या गोद निषेध प्रथा या राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अब क्या थी यह राज्य हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा? तो इसके अकॉर्डिंग अगर किसी राज्य के शासक की संतान नहीं है, उसकी अपनी संतान नहीं है, तो आपको पता है कि हमारे भारत देश में ये पहले से चलता आ रहा है कि लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी संतान नहीं है तो किसी दूसरे की संतान को गोद लेते थे। तो अगर किसी राज्य की खुद की संतान नहीं है और अगर वो किसी को गोद लेता है तो उसको नहीं माना जाएगा, मतलब उसको शासक नहीं माना जाएगा। तो गोद निषेध प्रथा यानी गोद नहीं ले सकते। तो जो राजा था वो अगर गोद लेगा तो उसके गोद लिए पुत्र को शासक नहीं माना जाएगा, राजा नहीं माना जाएगा। तो उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाएगा। तो इसे कहा गया गोद निषेध प्रथा। और इस गोद निषेध प्रथा के माध्यम से इसने कई राज्यों को हड़पा, कई राज्यों को अंग्रेज ब्रिटिश शासन में उसका विलय किया। तो इसलिए इसको राज्य हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे पहले इसने किसको हड़पा था? इस राज्य हड़प नीति के माध्यम से तो 1848 को इसने 17 को हड़पा था इस राज्य हड़प नीति के माध्यम से। यहाँ के राजा कौन थे? अप्पा, 17 के राजा अप्पा। उसके बाद दोस्तों 1849 में जैतपुर, जो कि बुंदेलखंड का एक प्रांत था, और संबलपुर उड़ीसा में एक छोटा सा राज्य था। उसके बाद 1850 में बघाट को हड़पा, 1852 में उदयपुर को हड़पा, 1853 में झांसी को हड़पा, 1856 में अवध। तो ये राज्य जो कि राज्य हड़प नीति के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने हड़पे थे और इनका विलय किया था ब्रिटिश साम्राज्य में। जो अवध है इसको इसने कुशासन का आरोप लगाया इसमें। तो इनमें से एकमात्र ऐसा राज्य जिसपे कुशासन का आरोप लगाया गया तो वो था अवध। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वुड डिस्पैच के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वुड डिस्पैच आया 1854 में इसके कार्यकाल में। ये शिक्षा संबंधी सुधार का एक डिस्पैच था जो कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने इसे लागू किया था, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा।
वुड डिस्पैच 1854 को किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। क्या क्या था इसमें? तो एक तो इसमें कहा गया था कि जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व तो किसका होगा? सरकार का होगा। सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, सरकार को जो जन जन तक शिक्षा फैलानी चाहिए। दूसरा इसमें कहा गया था कि जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी होगा, और साथ साथ जो स्कूली स्तर है उसकी शिक्षा का माध्यम क्या होगा? देसी भाषा होगा, वहाँ की उस देश की जो भाषा है, जो उस क्षेत्र की भाषा है, तो देशीय भाषा के आधार पर स्कूली शिक्षा दी जाएगी, जबकि जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो है अंग्रेजी शिक्षा। इसमें स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी वुड डिस्पैच 1854 के माध्यम से। तो इसलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इसको किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अब इसके शासनकाल की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, और इसके समय पहली बार जो रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेल चलाई गई थी, तो इसलिए इसको रेलवे का जनक भी माना जाता है। 1853 में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा इसने शुरू की थी। 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था, और इसने पहली बार अलग से सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना की थी। PWD आज भी देखने को मिलता है। तो PWD की पहली बार स्थापना किसने की थी भारत में? डलहौजी ने। और इसने एक और कार्य किया, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो यहां तक दोस्तों हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस किया, और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है भारत के गवर्नर जनरल। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल बनेगा वो बनेगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लेकिन लॉर्ड कैनिंग होगा कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि अभी तक जो ये गवर्नर जनरल है कहीं ना कहीं कंपनी के अधीन है, और अब यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो चुका है, और अब जो भारत होगा वो किसके अधीन होगा? वो होगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन, और इसलिए एक नया पद का सृजन किया गया वायसराय का। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल, जो अंतिम गवर्नर जनरल है भारत का, वो है लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय बनेगा लॉर्ड कैनिंग। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया, और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। आपको डिटेल्स में मैंने हर चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास किया है ताकि आपको दोबारा देखने की जरूरत न पड़े। तो आपको दोस्तों यहाँ पे अच्छे से अपने नोट्स तैयार करने हैं, स्वयं अपने नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि तभी आपको अधिक से अधिक याद रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।